हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सौरव अंगबार। इस वीडियो में हम कुछ फंजाई के इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि पैरासेक्सुअलिटी एंड क्लैम्प कनेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी जो है वो उन फंगल मेंबर्स में देखी गई जिन्होंने अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था वो या सेक्सुअल लाइफ साइकिल थी वो खो दी थी। ठीक है, तो इनमें हमारा कुछ जैसे मेंबर हैं एस्परजिलस, पेनिसिलियम, फ्यूजेरियम और ट्राइकोडर्मा। ऐसे कुछ माइटोस्पोरिक फंजाई थे जिन्होंने अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अबैंडन कर दिया, मतलब कि खो दिया। ठीक है, क्योंकि इनकी सेक्सुअल स्टेज लेबोरेटरी कंडीशन में सीन नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एंड एस्परजिलस नाइगर में सेक्सुअल स्टेज कभी नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये अपना जो अगर सेक्सुअल स्टेज नहीं पाई जाएगी तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमीट बनता है। गैमीट किन से बनता है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तब जब प्रोसेस मियोसिस की होती है तो वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है जिससे हमारे क्या बनते हैं? रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब सेक्सुअल प्रोसेस ही नहीं होगी तो रिकॉम्बिनेंट कैसे बनेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पर एक अल्टरनेटिव वे डेवलप हुआ जिसको बोला गया पैरासेक्सुअल साइकिल। ठीक है, इसको सबसे पहले पॉन्टे कॉर्वो ने 1956 में एस्परजिलस न्यूडेलेंस में हेट्रोकैरियोसिस के दौरान डिस्कवर किया था। ये हेट्रोकैरियोसिस की स्टडी कर रहे थे, उसी के समय इन्होंने एस्परजिलस न्यूडिलेंस में पैरासेक्सुअलिटी को डिस्कवर किया। ठीक है, पैरासेक्सुअल साइकिल है वो पैरासेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेज इन्वॉल्व हैं। पहला है डिप्लोडाइजेशन, दूसरा है माइटोटिक चियाज्मा फॉर्मेशन और तीसरा है हैप्लोडाइजेशन। ठीक है, तो हम इसकी साइकिल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिखाया गया इस डायग्राम में, देखो हैप्लॉइड होमोकैरियोन्स हैं। इन्होंने क्या किया? हाइपल एनास्टोमेसिस की। ठीक है, हाइपल एनास्टोमेसिस की। तो हाइपल एनास्टोमेसिस जो होती है, एनास्टोमेसिस एक बायोलॉजिकल टर्म है जहाँ पर 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फ्यूज होते हैं, उसको बोलते हैं एनास्टोमोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइफी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं वो फ्यूज होते हैं तो बनाते हैं हैप्लॉइड हेट्रोकैरियोन। तो ये हेट्रोकैरियोन बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर ब्लैक न्यूक्लियस और पिंक न्यूक्लियस अलग अलग दिख रहा है, इसीलिए इसको बोला गया हैप्लॉइड हेट्रोकैरियोन, क्योंकि अलग अलग न्यूक्लियस हैं। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होंगे तो इसको बोलेंगे डिप्लोडाइजेशन। तो यहाँ पर क्या होता है? सोमेटिक डिप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है। 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए तो सेल कैसी हो गई? डिप्लॉइड। ठीक है, तो इसको बोला गया डिप्लोडाइजेशन स्टेप। ठीक है, ये पहली स्टेप है यहाँ पर डिप्लोडाइजेशन। इसके बाद क्या होता है? माइटोटिक चियाज्मा फॉर्मेशन या माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर भी उसे बोलते हैं। तो माइटोटिक जो क्रॉसिंग ओवर है वहाँ पर क्या होगा? जैसे कि रेयर कंडीशन में माइटोटिक कंडीशन में चियाज्मा का फॉर्मेशन होता है या क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, मोस्टली क्रॉसिंग ओवर कहाँ देखने को मिलती है? मियोसिस कंडीशन में। तो ये पैरासेक्सुअलिटी में एडॉप्ट हुआ कि यहाँ पर माइटोटिक चियाज्मा फॉर्मेशन या माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। जब माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर या माइटोटिक चियाज्मा का फॉर्मेशन होता है तो इसके बाद ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। लेकिन अब कंडीशन ये है कि ये हैप्लॉइड कैसे बनेंगे। ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड तो हमारा मियोसिस के द्वारा ही बनता है। तो यहाँ पर होती है माइटोटिक एरर। अब माइटोटिक एरर में क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम्स का होता है। क्रोमोसोम्स का क्या होता है? नॉन डिसजंक्शन होता है। अब नॉन डिसजंक्शन होता है तो एनिपोलाइड बनते हैं। अब एनिपोलाइड बनते हैं तो एनिपोलाइडी कंडीशन हमारी क्या होती है कि कहीं पर क्रोमोसोम ज़्यादा चले जाते हैं और कहीं पर कम हो जाते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है?
माइटोटिक एरर की वजह से हमारा हैप्लोडाइजेशन हो जाता है, जिसमें क्या होता है एनिप्लॉइडी कंडीशन में क्रोमोसोम लॉस हो जाता है या कहीं पर गेन हो जाएगा। जो लॉस हो जाएंगी वही हैप्लॉइड रिकॉम्बिनेंट होमोकैरियोन हमारा फिर से मिल जाता है हमको। तो ऐसे हमारी क्या चलती है, पैरासेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है। तो ये पैरासेक्सुअल लाइफ साइकिल थी जिसको किसने डिस्कवर किया था, पोंटेकॉर्बो ने। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से समझ सकते हो। पहले क्या होता है, हैप्लॉइड होमोकैरियोन्स थे, वो आपस में एनास्टोमोसिस प्रोसेस के द्वारा फ्यूज हुए जिससे हैप्लॉइड हेट्रोकैरियोन्स बना। फिर पहली स्टेप आई डिप्लोडाइजेशन। डिप्लोडाइजेशन में दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं जिससे सोमैटिक डिप्लॉइड सेल बन गई। अब माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर हुई, ठीक है, जिससे यहाँ पर उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया या माइटोटिक चियाज्मा फॉर्मेशन हुआ। ये बहुत रेयर कंडीशन है कि माइटोसिस में चियाज्मा फॉर्मेशन में क्रॉसिंग ओवर हो। इसके बाद क्या होता है, माइटोटिक एरर हुआ। माइटोटिक एरर की वजह मतलब क्या होगा, यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन होगा। अब जब नॉन डिसजंक्शन होता है तो एनिप्लॉइडी का फॉर्मेशन होता है। एनिप्लॉइडी वह कंडीशन होती है जहाँ पर क्रोमोसोम के सेट बढ़ भी सकता है या न्यूक्लियस कम भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, जिससे क्या होता है क्रोमोसोम्स का जिसमें लॉस हो जाता है, जिससे हैप्लॉइड रिकॉम्बिनेंट होमोकैरियोन का फॉर्मेशन होता है और स्टेप को बोला जाता है हैप्लोडाइजेशन, जिससे हमको नई हैप्लॉइड रिकॉम्बिनेंट सेल मिल जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं पैरासेक्सुअल लाइफ साइकिल। सॉरी। अब क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ पैरासेक्सुअलिटी। पैरासेक्सुअलिटी इंडस्ट्रियल माइकोलॉजिस्ट के लिए एक वैल्यूएबल टूल बन गया है जिससे स्ट्रेन्स डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज के साथ प्रोड्यूस की जाती हैं। जो नई नई स्ट्रेन्स हैं वो हमारे डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी के साथ प्रोड्यूस की जा रही हैं, जिससे क्या हो गया, ये इंडस्ट्रियल माइकोलॉजिस्ट के लिए वैल्यूएबल टूल की तरह काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हम किसकी, क्लैंप कनेक्शन की। क्लैंप कनेक्शन क्या है, ये बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाने वाला एक फिनोमिना है जिसमें क्या है कि जो डाइकैरियोट, देखो जब हम बेसिडियोमाइसिटीज के कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर 3 टाइप की माइसीलियम पाई जाती हैं, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, डाइकैरियोटिक माइसीलियम और टर्सरी माइसीलियम। मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जिसमें एक न्यूक्लियस एक सेल में प्रेजेंट होता है हाइफी के, और वहीं हम बात करते हैं हाइफी के एक सेल में जब 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम डाइकैरियोटिक। तो एक्चुअल कंडीशन में जो बेसिडियोमाइसिटीज में होती हैं वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होती हैं। तो अपनी वो डाइकैरियोटिक कंडीशन को कैसे मेंटेन रखता है, उसके लिए क्लैंप कनेक्शन काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्लैंप कनेक्शन जो स्टार्ट होता है वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम की टर्मिनल सेल से स्टार्ट होता है। जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम के हाइफी के टर्मिनल सेल से स्टार्ट होगा। तो डाइकैरियोटिक माइसीलियम की टर्मिनल सेल से जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पर 2 न्यूक्लियस होंगे। अब इनमें से एक न्यूक्लियस आउटग्रोथ बनाता है जिसे क्लैंप कहते हैं, या ब्रांच बनाता है जिसे क्लैंप कहते हैं और उसमें माइग्रेट हो जाता है। ठीक है, और दूसरा न्यूक्लियस जो होता है वो विद इन सेल में रहता है। जैसे कि यहाँ पर ब्लैक न्यूक्लियस है, वो आउटग्रोथ जिसे क्लैंप बोला जाता है में बाहर चला गया है, और पिंक वाला न्यूक्लियस जो है वो इसमें सेल में ही रहा। ठीक है, अब क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली डिवाइड करते हैं, एक साथ डिवाइड करते हैं, जिसे कंजुगेशन डिवीजन भी बोलते हैं, कंजुगेट डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो क्लैंप में न्यूक्लियस गया होता है वो क्या होता है, जब ये दोनों न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली डिवाइड करते हैं तो जो क्लैंप में न्यूक्लियस गया होता है वो ऑब्लिकली डिवाइड करता है। तो उनमें उसका एक न्यूक्लियस जो होता है वो सेल में आ जाता है, डिवाइडिंग सेल में आ जाता है, और दूसरा न्यूक्लियस जो होता है वो क्लैंप में ही रहता है, जो आउटग्रोथ है उसी में रहता है। ठीक है, लेकिन पिंक वाला न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है और वो सेल में ही रहता है, जो डिवाइडिंग सेल होती है। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होता है, जो क्लैंप है वो और ग्रोथ करती है और वेंट होकर क्या हो जाती है,
फ्यूज हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस फ्यूजन प्रोसेस से पहले इन दोनों डिवीजन जहाँ पर होता है उसके बाद क्या होती है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस भी होती है। जब डिवीजन होती है, जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है, जिसमें क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है दो न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। तो जो हमारा क्लैंप कनेक्शन में जो क्लैंप बनी थी, आउटग्रोथ बनी थी, उसके बीच जो न्यूक्लियस बना वहाँ पर एक सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। जो पिंक वाले दो सेल डिवाइड न्यूक्लियस डिवाइड हुए, इनके बीच एक सेप्टा का फॉर्मेशन होता है, तो दो सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद क्या होगा, जो क्लैंप आउटग्रोथ है या जो क्लैंप है वो और एक्स्ट्रा ग्रोथ करेगी और वेंट होकर जो सब टर्मिनल सेल बन गई है, मतलब डिवाइड होने के बाद जो सब टर्मिनल सेल बन गई उसके साथ फ्यूज हो जाती है, ठीक है। अब उसके साथ जैसे ही फ्यूज हो जाएगी तो इनकी वॉल डिसॉल्व हो जाएगी और जो क्लैंप के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस है वो सब टर्मिनल सेल में आ जाएगा, जिससे क्या हो जाता है, दोनों सेल्स जो होती हैं वो डाइकैरियोटिक कंडीशन में आ जाती हैं। तो अभी तुमने इस डायग्राम में देखा कि क्लैंप कनेक्शन का काम क्या है, डाइकैरियोटिक सेल को या डाइकैरियोटिक कंडीशन को बनाए रखना, ठीक है। क्योंकि हमारे बाइसिडियोमाइसिटीज का करेक्टर है कि उसमें जो माइसीलियम मेनली होती है वो डाइकैरियोटिक कंडीशन में होती है, तो क्लैंप कनेक्शन जो होता है वो हमारा डाइकैरियोटिक कंडीशन को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये हमारा डाइकैरियोटिक था। तो इसमें इसके जो लिखने का पोर्शन है, जैसे कि हमने वो लगा है, क्लैंप कनेक्शन यूजली सेकेंडरी माइसीलियम के हाइफी की टर्मिनल सेल पर बनते हैं। जब बाई न्यूक्लिएट हाइफी टिप डिवाइड होने के लिए रेडी होती है तब एक शॉर्ट ब्रांच या क्लैंप टू न्यूक्लियस के बीच से अराइज होती है, तो वहाँ पर क्लैंप अराइज हुई, आउटग्रोथ अराइज हुई, जिसमें से एक न्यूक्लियस क्लैंप में माइग्रेट कर जाता था, दूसरा न्यूक्लियस सेल में ही रहता है। जो हमने वहाँ पर समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होगी और हम इस पीडीएफ को टेलीग्राम में ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।